नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने पहले भी आपसे 2-3 बार कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ बड़ा करने वाले होते हैं तो उसका संकेत पहले से देने लगते हैं, और वो संकेत कोई छुपा हुआ संकेत नहीं होता, वो सार्वजनिक मंच से संकेत देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको समझ पाएँ। उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर बड़ा कदम उठाने से पहले वो काफ़ी पहले से संकेत, उसके छोटे छोटे संदेश जो है वो देते रहे हैं, और उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, समझ नहीं पाते या उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते। जब वो घटना हो जाती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तब समझ में आता है कि अरे प्रधानमंत्री तो इसका संकेत पहले से दे रहे थे। अब बात कर रहा हूँ 2024 के बाद क्या होगा। प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात कही। उन्होंने कहा कि अभी 10 साल में जो हुआ वो तो ट्रेलर था, एपिटाइज़र था। मेन कोर्स तो 4 जून 2024 के बाद आएगा। मेन फिल्म जो है 2024 4 जून के बाद दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि किस बात का संकेत दे रहे हैं, क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो जो छोटे छोटे उन्होंने संकेत दिए उनके आधार पर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी, मुझे लगता है कि मेरी बात से सुनने के बाद शायद सहमत होंगे। मैं कोई किसी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सरकार के बड़े फैसलों की पूर्व जानकारी किसी को मिलती नहीं है, जब तक कि वो चाहे न कि ये जानकारी बाहर जाए। तो इसलिए ये दावा कोई पत्रकार नहीं कर सकता कि उसको उनके किसी बड़े फैसले की पूर्व जानकारी थी। लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं। अनुमान अक्सर जो है, अगर आप ठीक से उनकी बातों को पढ़ पाएँ तो आपके अनुमान सही बैठ सकते हैं। तो बाद में आप दावा कर सकते हैं कि हमने जो है पहले ही बता दिया था, लेकिन किसी को मालूम होता नहीं है। मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पहले से मालूम है। एक बात उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 साल पूरे होने के कार्यक्रम में आरबीआई के गवर्नर से कही कि 4 जून के बाद मिलकर बहुत काम करने हैं। तो इसका संकेत एक साफ ये है कि बड़े आर्थिक फैसले होने वाले हैं। अगर 2030 तक या उससे पहले भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, तो बड़े आर्थिक फैसले और बड़े आर्थिक सुधारों की तत्काल ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री इसकी तैयारी कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन चल रहा है, मंत्रालयों में चुनाव प्रचार भी चल रहा है, और अधिकारियों और मंत्रियों से कहा जा रहा है कि वो प्रेजेंटेशन भी दें कि सरकार बनने के बाद, तीसरी बार सरकार बनने के बाद 100 दिन में क्या क्या करना है। इस तरह की सरकार, इस तरह की पार्टी आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो वो इस बात से निश्चिंत नहीं है कि हाँ तीसरी बार आ रहे हैं, जब आ जाएंगे शपथ ग्रहण होगा उसके बाद देखेंगे, विचार करेंगे, मीटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है। पहले दिन से काम शुरू होना है। जिस दिन शपथ होगी, बल्कि शपथ से पहले से काम शुरू हो जाएगा। हालांकि उस समय तक जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। बड़े फैसलों की घोषणा नहीं हो सकती, लेकिन घोषणा होगी जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, उस दिन से शुरुआत हो जाएगी। तो एक तो संकेत उन्होंने दिया कि बड़े आर्थिक फैसले होने वाले हैं और कड़े आर्थिक फैसले होने वाले हैं। ये उन्होंने 10 साल में देखा कि वो जनता को परेशान करने वाले भी कड़े फैसले लें तो जनता को उनकी नीयत पर भरोसा है, उनका साथ देती है। उसके लिए मैं 3 मुद्दों का उदाहरण देता हूं हमेशा। एक, नोटबंदी, आम आदमी को परेशानी हुई, आम लोगों को परेशानी हुई। दूसरा, जीएसटी, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोटर वर्ग था, छोटा व्यापारी, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। तीसरा, कोरोना के दौरान लॉकडाउन का फैसला, उससे आम लोगों को परेशानी हुई। लेकिन किसी ने भी उठकर ये नहीं कहा कि आपने ये गलत किया। किसी ने उनका साथ छोड़ने का फैसला नहीं किया। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई और प्रधानमंत्री होता और इन 3 में से एक भी कदम उसने उठाया होता तो लोग सड़कों पर होते और वो सरकार गिर गई होती। लेकिन मोदी के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोगों को मोदी की नीयत पर भरोसा है कि अगर कोई कड़ा फैसला लिया है जिससे हमको परेशानी हो रही है, तो भविष्य में हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छे के लिए ये फैसला लिया गया है। जब इस तरह का विश्वास हो तो नेता को कड़े फैसले लेने में दिक्कत नहीं होती है। मालूम है कि लोग साथ देंगे। तो लोगों को मोदी पर भरोसा है और मोदी को
आम लोगों पर भरोसा है। ये परस्पर भरोसे का जो रिश्ता है वो इस देश को और देश की अर्थव्यवस्था को, देश के प्रशासन को और देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ा रहा है। तो एक मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा, उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक सभा में संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो शाहजहां शेख के गुंडों के द्वारा सताई गई महिलाएं हैं, उनसे कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है, प्रधानमंत्री न्याय कैसे दिलाएंगे? जो जांच हो रही है वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है, केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार की एजेंसियों पर हमला हो रहा है और केंद्र सरकार असहाय बनी हुई है, सिवाय अदालत की मदद के और कोई मदद नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है 4 जून के बाद आप 10 साल का उनका रिकॉर्ड देखिए, तो उत्तराखंड के एक अपवाद को छोड़ दीजिए तो 10 साल में एक बार भी 356 का उपयोग करके किसी राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया। तो अगर 4 जून 2024 के बाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त हो जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। इसकी बड़ी संभावना है कि अगर प्रधानमंत्री को अपना वादा पूरा करना है संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से, जो उन्होंने किया था कि आपको न्याय दिलाऊंगा हर हालत में, ये मेरा वादा है, तो इस वादे को पूरा करने के लिए उनको जो है प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना ही पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के विधानसभा चुनाव तक इंतज़ार करेंगे। वो इंतज़ार करने वाला समय जो है वो निकल गया है। अब वो तेज़ी से काम करना चाहते हैं। अगर बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करना है, संविधान का राज स्थापित करना है, तो ममता बनर्जी की सरकार को कायदे से तो 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद जो हिंसा का तांडव हुआ उसके बाद ही बर्खास्त हो जाना चाहिए था। लेकिन उस समय था कि इतना बड़ा मैंडेट लेकर आई है सरकार, उसको इस समय कैसे बर्खास्त कर दें। पार्टी के जो समर्थक हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उन सबके मन में निराशा थी। केंद्र सरकार कुछ कर नहीं रही है, उसके पास अधिकार है फिर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपनी इच्छा से और सब कुछ समझते बूझते हुए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है और संसद के दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को पास कराने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता कि अदालत इसमें दखल देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हालत बना दी है ममता बनर्जी ने, उन्होंने अपना केस अरविंद केजरीवाल की तरह खुद ही बिगाड़ लिया है। जो परिस्थिति बन गई है, जिस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सरकार को फटकार लगानी पड़ रही है, उससे उनका केस और बिगड़ गया है। तो एक संभावना जो पिक्चर होगी, बड़ी पिक्चर होगी या मेन कोर्स होगा, उसमें एक आइटम ये हो सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की चूंकि बात कर रहा हूँ, तो अगर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और किसी और विधायक को, आम आदमी पार्टी के विधायक नेता को मुख्यमंत्री नहीं चुनवाया, तो 4 जून के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसकी संभावना बंगाल से भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। तो इसलिए 2 राज्यों में 2 मुख्यमंत्री बर्खास्त हो सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इससे एक संदेश जाएगा कि तीसरी टर्म जो है नरेंद्र मोदी की, उसमें नरेंद्र मोदी बदले हुए रूप में सामने आ रहे हैं। वो कड़े फैसले लेने से, राजनीतिक नुकसान के डर से हिचकते नहीं हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके मन में भी एक संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री की नज़र में सब कुछ है और वो अन्याय नहीं होने देंगे। जिन महिलाओं के साथ संदेश खाली में अन्याय हुआ, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिन भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, जिनको पलायन करना पड़ा, जो हिंसा में मारे गए, उन सबको न्याय दिलाने का काम होगा 4 जून 2024 के बाद। ऐसी मुझे पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। दूसरा बड़ा मामला हो सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले में। उसके लिए आप देखिए, ज़मीनी तैयारी सरकार पूरी कर चुकी है। ज़मीनी तैयारी के लिए सबसे बड़ा उसके रास्ते में जो रोड़ा था वो अनुच्छेद 370 था। 370 राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। वो भारत को कश्मीर से अलग करके एक विशेष दर्जा देकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को कमज़ोर करता था। अनुच्छेद 370 हटाकर उस बाधा को दूर कर दिया है
अनुच्छेद 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो दो देश हैं। देश के अंदर जो अलगाववादी तत्व थे वो तो थे ही, अलगाववादी तत्वों की कमर तोड़ दी है, उनका पूरा तंत्र तोड़ दिया है। तो अगर कुछ पीओके के बारे में सरकार करती है तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, विरोध करने वाला नहीं होगा। दो देश जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक है पाकिस्तान जो सीधे इस मामले से जुड़ा हुआ है, और दूसरा चीन। चीन में भी बेचैनी बहुत है अनुच्छेद 370 हटने से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा चुप्पी साधने से, या ज़्यादातर देशों ने भारत का साथ दिया, कहा कि भारत का ये अधिकार है, उसका ये अंदरूनी मामला है। तो पीओके के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, ये अंदाज़ा लगाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात पर ध्यान दें तो उनसे पूछा गया कि क्या पीओके लेने की कोई योजना है, तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार में उच्च स्तर पर इस पर विचार विमर्श नहीं हुआ। ये बात तो राजनाथ सिंह ने अपने बयान से स्पष्ट कर दी कि इस पर विचार विमर्श हो चुका है। इसके बारे में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब मैं टेलीविज़न चैनल पर तो नहीं दे सकता, हमारी जो रणनीति है उसका खुलासा जो है वो टीवी चैनल पर नहीं हो सकता। यानी कोई रणनीति है, बनी हुई है, इस बारे में सरकार ने कोई फैसला किया हुआ है और उसने जो है टेस्ट बैलून छोड़कर देख लिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। 20 आतंकवादी पाकिस्तान में मारे गए, चुन चुन कर पाकिस्तान की धरती पर मारे गए, खूंखार आतंकवादी मारे गए। आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाई, कुछ कर पाना तो दूर, कुछ बोल भी नहीं पाई। तो स्थितियां जो है, परिस्थितियां सारी तैयार हैं, सारी ज़मीनी तैयारी हो चुकी है। अब पीओके को भारत किस तरह से लेगा, क्या उसका तरीका होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन पीओके पर कोई बड़ा फैसला तीसरी टर्म में ज़रूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी टर्म में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला हुआ, 3 तलाक का फैसला हुआ, सीएए का कानून बना, उसके अलावा अनुच्छेद 370 खत्म किया गया। ये ऐसे मामले थे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी हो सकता है। कम से कम मैं कह सकता हूँ, मैं और मेरे जानने वाले जिन लोगों को जानता हूँ, जिनसे बातचीत होती रहती है, उनमें से किसी के सपने में भी नहीं था कि हमारे जीवन काल में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा या अनुच्छेद 370 हटेगा। लेकिन ऐसा हुआ और पीओके आएगा, ये भी आज अगर आप किसी से कहेंगे तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म में पीओके भारत का औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बनेगा, इसकी मुझे पूरी संभावना नज़र आती है। ये भी चर्चा है, केवल चर्चा है, कहीं कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई खबर नहीं है। चर्चा है कि जनरल वीके सिंह को गाज़ियाबाद से टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि उनको चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है। अगर कोई बड़ा एक्शन होना है, बड़ी कार्रवाई होनी है, तो एक सेना का बड़ा जनरल, बड़ा जो है स्ट्रेटजिस्ट जो है वो होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये सब अनुमान लगा रहा हूँ मैं, और जो परिस्थितियाँ, जो घटनाएं, जो बयान आ रहे हैं चिटपुट, उनके आधार पर लगा रहा हूँ। ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा सच भी हो सकते हैं और गलत भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इनकी संभावना से आप आज की तारीख में इनकार नहीं कर सकते। उसके अलावा चीन से लगी सीमा पर, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 साल से हमारी फौज बड़ी संख्या में तैनात है। ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। चीन को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। इतने लंबे समय तक भारत की सेना तैनात रहेगी, इसकी सपने में भी चीन को उम्मीद नहीं रही होगी। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब पीछे हटें कैसे। चीन फेस सेविंग डिवाइस खोज रहा है जो उसे मिल नहीं रही है, और भारत 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि डिप्लॉयमेंट बढ़ाता जा रहा है। वहाँ पर जो फौज की ताकत है उसको बढ़ाता जा रहा है, आर्म्स और एम्यूनिशंस की संख्या बढ़ाता जा रहा है। ये संकेत दे रहा है चीन को कि 1 इंच ज़मीन की तरफ देखना मत। अगर देखोगे तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा जो ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो जिस तरह से सीमा पर फौजों की तैनाती है
वो बड़ा संकेत है कि अगर चीन पीछे नहीं हटा तो चीन को उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी चीन की ओर से एक बयान आया है, सुनकर मुझे हंसी आई कि चीन ने कहा है, ये भारत की ओर से नहीं कहा गया है। उससे पहले इस तरह के मामलों में भारत की ओर से बयान आते थे ऐसे कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना हुआ है सीमा पर, उसमें जो बातचीत हो रही है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने की उम्मीद है, बहुत सकारात्मक दिशा में बातचीत हो रही है। तो चीन जो हमेशा अड़ा रहता था, गर्दन अकड़ी रहती थी, उसकी गर्दन इस समय ढीली है और उसकी गर्दन और कितनी ढीली होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि उसकी गर्दन अब अकड़ने नहीं पाएगी। तो चीन के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला सरकार कर सकती है, कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अर्बन नक्सल और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, इसने पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी को जितना परेशान किया है उसके राजनीतिक विरोधियों ने भी नहीं किया है। वो चाहे सीए पर विरोध हो, चाहे जो है अयोध्या के मुद्दे पर विरोध हो, अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर जो टूल किट चली उसका मामला हो, या दूसरे मुद्दों पर सरकार के विरोध का तरीका, नए नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की कमर टूटेगी 4 जून 2024 के बाद। उसका सिलसिला शुरू हो गया है, वहाँ भगदड़ का इशारा मिलने लगा है। 4 जून 2024 के बाद इस कैंप में बहुत तेज़ी से भगदड़ मचेगी, बहुत तेज़ी से जो है वो कहें कि विचार परिवर्तन का सिलसिला शुरू होगा, ये उसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। तो 4 जून 2024 के बाद ये जो खान मार्केट गैंग है या आप कहें लुटियंस दिल्ली गैंग है, इसकी ताकत में अभूतपूर्व कमी आने वाली है, ये आप मानकर चलिए। तो प्रधानमंत्री जो इशारा कर रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। सनातन का प्रभाव बढ़ेगा, सनातन विरोधियों का प्रभाव घटेगा। संभावनाओं की बात करते हुए, अनुमान की बात करते हुए एक बात आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा कि अगर आपके मन में, और भाजपा के विरोधियों की ओर से तो खुलेआम कहा जा रहा है कि मोदी तीसरी बार आए तो संविधान बदल देंगे, आप ये लिख कर रख सकते हैं कि तीसरी बार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान में कोई बड़ा संशोधन नहीं करेंगे। वो संविधान के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत ही जो भी बड़े कदम उठाने हैं वो उठाएंगे, जो उन्होंने, जिसका संकेत बड़ा खुले तौर पर अभी दे दिया 2-3 दिन पहले, जब उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को बदल नहीं सकते, इस संविधान को रद्द नहीं कर सकते। उनका मत बहुत स्पष्ट है कि उन्हें जो कुछ करना है, जो हासिल करना है, उस सब की व्यवस्था, उस सब का प्रावधान इसी संविधान के तहत है। उनको उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संविधान में किसी बड़े संशोधन की ज़रूरत नहीं है। छोटे मोटे संशोधनों की बात छोड़ दीजिए, वो तो 100 से ज़्यादा पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस अनुमान में सबसे बड़ा मुद्दा जो होने वाला है, सीमा के मुद्दे को छोड़ दें, अगर पीओके और चीन से लगी सीमा के मुद्दे को छोड़ दें, सबसे बड़ा जो प्रहार होने वाला है मोदी का, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और साफ साफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं 4 जून के बाद इसमें बहुत तेज़ी से काम होने वाला है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसका अगर राजनीतिक नुकसान हो तो भी हम इस मामले में रुकेंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई, हमारी कार्रवाई आगे जारी रहेगी और इसमें बहुत तेज़ी आने वाली है। तेज़ी आने वाली है तो किन लोगों के लिए ज़्यादा खतरा है? एक अभी 2 दिन पहले ही खबर आई है, आपने भी पढ़ी होगी, कि नेशनल हेराल्ड के मामले में 750 करोड़ की संपत्ति को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अथॉरिटी ने उस जब्ती को कानूनी ठहरा दिया, कहा कि ये पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। ये आप बात समझिए। उसमें आर्टिकल 120B भी लगा हुआ है जो मामला है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसका भी मामला है। और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित 8-9 लोग शामिल हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अगर, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिस तरह से ये केस आगे बढ़ रहा है उसमें अगर राहुल गांधी जेल चले जाएं,
नेशनल हेराल्ड के केस में, तो आश्चर्य मत कीजिएगा, अभी वो बेल पर रिहा है। उनसे ईडी पूछताछ कर चुकी है और कई कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है। उनका बयान दर्ज हो चुका है और आपको मालूम है कि ईडी के सामने जो बयान दिया जाता है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है सबूत के तौर पर। तो राहुल गांधी ने क्या बयान दिया ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन उनका बयान हो सकता है उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो इस मामले में गिरफ्तारी होना तय है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो भी सवाल उठाते हैं, अरे मुकदमा तो दर्ज कर लिया आपने, पूछताछ भी कर ली, जांच एजेंसी जो है छापा मार लेती है, लेकिन उसके बाद कुछ होता नहीं, अदालत में कुछ बात आगे बढ़ती नहीं, किसी को सज़ा मिलती नहीं, कोई जेल तो जाता नहीं, जो जेल जाता है बेल पर बाहर आ जाता है, सज़ा किसी को मिलती नहीं। 4 जून 2024 के बाद भ्रष्टाचारियों और इस तरह का अपराध करने वालों की सज़ा मिलने का सिलसिला शुरू होगा। और एक खबर और मैंने 2-3 वीडियो पहले बताई थी आपको कि 2G घोटाले में, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था, उस मामले को सीबीआई हाई कोर्ट ले गई, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले की फिर से जांच करने का सीबीआई को आदेश दे दिया है। एक बात और समझिए, जांच एजेंसियां बड़े सिंक्रोनाइज्ड ढंग से काम कर रही हैं। अभी हाल ही में के कविता को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है 3 दिन के लिए। तो ईडी और सीबीआई अगर किसी एक काम पर दोनों जांच कर रहे हैं तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले होता ये था कि जांच एजेंसियां अपनी अलग अलग दिशा में काम करती थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। तो ये कोऑर्डिनेशन जो दिखाई दे रहा है, ये भ्रष्टाचारियों के लिए खतरे की घंटी है कि दोनों एजेंसियां, बड़ी एजेंसियां, जांच एजेंसियां जो केंद्रीय हैं, ये मिलकर काम कर रही हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं। जिसको जो सबूत मिल रहा है एक दूसरे से जो है प्रमाण शेयर कर रहे हैं। तो ये खतरे की घंटी है भ्रष्टाचारियों के लिए। और लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सज़ा काट चुके हैं, सज़ा याफ्ता हैं। अभी उनकी सज़ा पूरी नहीं हुई है, अभी वो स्वास्थ्य के कारणों के नाम पर जो है जेल से बाहर हैं, पैरोल पर हैं या जमानत पर हैं, जो भी आप कहना चाहें। 4 जून 2024 के बाद उनका जेल जाना तय मान लीजिए और पूरे लालू परिवार का स्वागत जेल में होगा, ये भी आप मानकर चलिए। वो केस जो है रेलवे का, जो भर्ती घोटाले का है, नौकरी के बदले ज़मीन का मामला है, वो ओपन एंड शट केस है। उस मामले में लालू परिवार के ज़्यादातर सदस्य यानी लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, इन सब लोगों के जेल जाने की लगभग गारंटी है। इनका जेल जाने से बचना बहुत ही मुश्किल है, या कहिए कि लगभग नामुमकिन है। तो 4 जून 2024 के बाद ये जो नवरात्र में मछली दिखा कर खाई जा रही है और सावन में मटन बनाया जा रहा है, इन सब की बोलती बंद होने वाली है। एक और नेता की बात किए बिना भ्रष्टाचार के मामले की बात पूरी नहीं होगी, वो है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। गोल्ड स्मगलिंग के मामले में उनके स्टाफ की जो भूमिका रही, उनके करीबी लोगों की जो भूमिका रही, उसके अलावा उनकी बेटी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जांच एजेंसियां जो सवाल उठा रहे हैं, जो पूछताछ चल रही है, उन सबको देखते हुए पिनराई विजयन के आसपास घेरा कसता जा रहा है। तो 4 जून 2024 के बाद पिनराई विजयन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरकार के सामने इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद, जिसकी पूरी संभावना है, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी पिनराई विजयन के खिलाफ कार्रवाई करने में। और केरल में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसका जनाधार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये कार्रवाई बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद होगी। ये जो विपक्ष को उम्मीद है कि उसको सिंपैथी मिलेगी और लोग मानेंगे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत होगा, रिजल्ट आने के बाद वो साफ हो जाएगा कि लोग इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं मानते, राजनीतिक बदले की कार्रवाई नहीं मानते। जो कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं उनको वो मान रहे हैं कि वो सही दिशा में काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हमला, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर बड़े फैसले, जो मेन कोर्स होगा उसमें दिखेगा, या कहें कि जो मेन पिक्चर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जून 2024 के बाद, उसमें उसकी एक तस्वीर पेश करने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।